लाइफ प्रोसेसेस, इसमें लिखिएगा ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। All the plants and animals including human beings are alive or living things. Are alive or living things. Next one note करिएगा। The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. Is alive or not is the movement. Is the movement. और movement in most of the animals are fast. Movement in most of the animals are fast. And can be observed easily. And can be observed easily. Can be observed easily. But the movements in plants are usually slow. Movements in plants are usually slow. And observed with difficulty. And observed with difficulty. ठीक है, तो अभी तो ये 3 पॉइंट्स इसमें मेंशन करें। यहाँ पर ये देखिए, जब लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो सारे के सारे अलाइव हैं या फिर उनको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में हम डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, वो उसका मूवमेंट होता है। तो अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब वो अलाइव है, कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है तो हम ये कहेंगे कि डेड है। अच्छा, मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजिली। तो ज़्यादातर एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है और वो उसको ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है।
बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस तरीके से पता लग पाता है? वो ऐसे पता लगता है कि जैसे मान लीजिए आज हमने पौधे में पानी दिया, किसी पौधे में हमने पानी दिया, तो आज तो उसका कुछ साइज़ है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करते करना है सबको। नया नया चेंज 2-3 महीने पहले तक कितना था कि चुपचाप निकलती थी बिना किसी को देखे, है ना, और आजकल ये देखते हुए। और एक 12th में एक लड़की आती है, उससे पता नहीं इसको क्या खास लगा हुआ है, उसको तो कुछ ऐसे ऐसे करके भी जाएगी, है ना, कुछ उसको हाथ लगा देगी, कुछ उंगली लगा देगी, फिर हंसते हुए निकल जाएगी। पता नहीं क्या, अलग अलग हरकतें दिखाते हैं। चलिए जी, मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजीली। तो ज़्यादातर एनिमल्स में तो वो तो ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे स्नेल होता है ना, तो स्नेल का मूवमेंट मोस्ट इसलिए बोला जा रहा है, स्नेल का मूवमेंट ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक। बट द मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। तो जैसे हमने एक पौधे में पानी दिया अभी, और हम उसको नोटिस करते हैं, उसकी हाइट मेज़र कर लेते हैं, और हमने देखा 2 या 3 दिन बाद उसकी हाइट थोड़ी सी हमको बढ़ी हुई नज़र आती है, तो वो जो है वो भी मूवमेंट में ही आता है। मूवमेंट में कैसे आएगा? क्योंकि वो ग्रोथ हो गई। अब वो ग्रोथ जो है वो भी तो एक मूवमेंट है ना, कि अभी तो थोड़ा साइज उसका कम था, धीरे धीरे थोड़ा साइज बढ़ा, यानी कि धीरे धीरे वो मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो साइज का बढ़ना, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट। तो प्लांट्स में इस वजह से बहुत स्लो होता है, क्योंकि प्लांट हमें चलते हुए नजर नहीं आते कि अभी तो अपना यहाँ पर था, 2 मिनट बाद दूसरी जगह पहुँच गया, पैर नहीं होते ना प्लांट्स के, इस वजह से। हाँ भाई, देखा कोई चलता हुआ तुमने? बता दो, कोई दौड़ता हुआ देखा हो तुमने? सीढ़ियों पर कोई कमरा तुम्हारे साथ दौड़ रहा हो, जैसे उतरते हुए गए हो तो यहाँ से गमले ने भी साथ में कि मैं भी दौड़ूंगा, नहीं? तो समझ में आया इतनी तेज पे दौड़ता हुआ जा रहा था उस दिन, बेटा खबर लूँगा तुम्हारी। और अब अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कह दूँगा जी सीसीटीवी की फुटेज निकाल दो। एक चश्मे में होगा, सीसीटीवी लग रहे हैं ज़्यादातर लोगों के रखे हैं कि एक चश्मे में खतरनाक सा लड़का होगा, वो दौड़ता हुआ जा रहा होगा और दौड़ते लिफ्ट के आगे रुककर वही बटन दबा रहा होगा, ठीक। चलिए जी, अब उसके बाद नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। दोबारा बोलो। वायरस डेड होते हैं, अलग होता है। अभी बताता हूँ। The characteristics of living things are as follows. The characteristics of living things are as follows. ठीक है, वायरस जो है वैसे तो डेड होता है, ठीक है। वायरस को एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है। अगर वो बॉडी के अंदर पहुंच गया, होस्ट का मतलब क्या है कि जैसे कोई हमारे यहाँ पर आ रहा है तो वो तो गेस्ट है और हम जो है वो होस्ट हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। तो जैसे वायरस की बात करिए तो जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में यही था कि अगर वो वायरस कोरोना वायरस आउटसाइड वर्ल्ड में अगर वो अलाइव रहता तो कोई बचता ही नहीं, सब लोग मर ही जाते, कोई जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन क्या है, सबने ये कहा कि भाई मास्क लगा लो अच्छे तरीके से। सेकंड वेव आई और ख़तरनाक आई, ठीक है, वायरस का साइज़ और रिड्यूस हो गया, तो उसमें ये कहा कि नहीं डबल मास्क लगाएंगे। आपको याद होगा भाई, डबल मास्क लगाते थे, एक सर्जिकल मास्क लगाते थे, उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क भी लगाया जाता था, शील्ड भी पहनी जाती थी, शील्ड पहन लेते थे लोग। तो वो क्या था कि वायरस जो है वो वायरस पूरा का पूरा हवा में घूम रहा है। हवा में कैसे घूम रहा है? हवा में इस वजह से घूम रहा है कि किसी कोई इन्फेक्टेड था, उसने छींक मारी या उसने खांसी ली और वो जितनी भी उसकी ड्रॉपलेट्स वगैरह थी वो सारी की सारी ज़मीन पर बैठ गई, डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट हो गई तो ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कोई भी इंसान अगर वहाँ पर घूम रहा है और उसने इनहेल कर लिया उसको, तो वो वायरस अगर अंदर चला गया तो उसको एक होस्ट बॉडी मिल गई। अंदर जाने के बाद उसको जैसे ही न्यूट्रिशन मिलना शुरू होता है वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली उसकी लाइफ याद नहीं आ रही है, कुछ आवर्स की लाइफ थी या कुछ मिनट्स की लाइफ थी,
कि कोरोना वायरस की इतनी देर की लाइफ है, उतनी देर तक अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा ग्राउंड पर, ज़मीन पर पड़ा रहेगा, तो वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली डेड हो जाएगा। तो इसी वजह से जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट भी ये था, लॉकडाउन लगाया ही इस वजह से गया था कि और आपने नोटिस करा होगा, आपकी याद में तो होगा ही, 4 साल पुरानी बात है, ठीक है, कौन सी क्लास में, 6th में, तो याद है थोड़ा बहुत, नहीं या सबके लिए छुट्टी दी गई, एंजॉय करना है। चलिए सुनिए, तो मैं समझाता हूँ अगर याद नहीं भी है तो किसी को। उसमें लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन में जिसको नहीं पता तो वो तो बैठकर जो है गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, यार लॉकडाउन लगा दिया, मेरा काम धंधे का नुकसान करा दिया, मैं घर बैठा हूँ, बेवकूफ़ भी करे, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में कोई साइंटिस्ट नहीं होते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो साइंटिफिक रिसर्च फर्म्स हैं उन्होंने सजेशन दिया था कि लॉकडाउन लगाइए। तो लॉकडाउन क्यों लगाया? लॉकडाउन इस वजह से लगाया कि वायरस है, वायरस तो वैसे तो डेड रहेगा। आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग क्या करते थे, सैनिटाइज़र की बॉटल रखते थे, हाथ पर सैनिटाइज़र लगाते थे, जैसे कि भाई मैं अभी आया हूँ, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा छुआ, मैंने घर का डोर हैंडल वो करा, मैं सब्जी वाले के यहाँ गया था, वहाँ मैंने इसको छुआ, है ना, जो कोई भी चीज़ अपने छुई, तो किसी भी तरीके से वायरस कहीं मेरे हाथ पर लगा हुआ हो और मैं गलती से अपनी नाक को खुजा दूँ, है ना, या कुछ भी ऐसे करूँ कि मैं मेरे दांत के अंदर कुछ खाने का फंस गया और मैं उसको निकाल रहा हूँ और वो वायरस कैसे भी करके अंदर ना चला जाए। तो इसलिए उसको जो इथाइल अल्कोहल से बनता था ये सैनिटाइज़र, तो वो जो इथाइल अल्कोहल है वो ये था कि वो वायरस को मार देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो वायरस को फिनिश कर देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वायरस अगर बॉडी के अंदर चला गया, इथाइल अल्कोहल पी लो, ठीक है, कि अंदर चला गया कि चल बेटा मैंने पी लिया, मार दूंगा तेरे को, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का कुछ बेवकूफ़ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट था, इसको पी लो। इथाइल अल्कोहल एक्चुअली इथेनॉल होता है, इथेनॉल से शराब बनती है, ठीक है। तो लोगों ने बड़ी शराब और आप पीनी शुरू कर दी, मैं शराब पीऊँगा मेरे सारे कीटाणु मर जाएंगे, अरे भाई तो कुछ भी तो मर जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी। मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ। तो जो वो कॉन्सेप्ट था ना लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे कंट्री में कोरोना वायरस आया कैसे, है ना। हमारी तो फूड हैबिट्स भी कोई ख़राब नहीं, चाइना से आया, है ना, यही था। तो अब चाइना से आया, तो उसमें ये था कि भाई कोई भी जैसे एक कंट्री से, वुहान से शुरू हुआ, वुहान एक सिटी है चाइना में, वहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ किसी को था, कोई इन्फेक्टेड था, उसने एयर से ट्रैवल करा, है ना, किसी दूसरे कंट्री में पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया, वहाँ पर जाकर उसको गलती से छींक आ गई या खांसी आ गई, है ना, और वो इत्तेफाक से आसपास लोग थे, है ना, तो उन्होंने उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर दिया, तो उसको भी लग जाएगा खांसी जुकाम जो भी है, और वही कोरोना वायरस के धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो वो 1 से 2, 2 से 3 में फैल रहा था। तो इसलिए ये कहा गया अगर किसी को कोरोना है तो भाई एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ। क्यों? तुम्हें खांसी आएगी, तुम्हें छींक आएगी, तुम खांसोगे भी, तुम छींकोगे भी। जब खांसी आएगी और छींक आएगी तो वो जो ड्रॉपलेट्स उड़ेगी वो वहीं पर, आप एक रूम में, उसमें टेबल है, वो टेबल पर बैठ जाएगा, ठीक है। कुछ घंटे की उसकी लाइफ है, कुछ घंटे की लाइफ है, उस लाइफ में वो अपना ख़त्म हो जाना है, ठीक। मतलब वो पूरी एयर में ना स्प्रेड करे। आप देखते हैं ना शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम कितने लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, ठीक है। ऑफिस में कितने लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो लगेगा वायरस। तो इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि जिस बंदे को हो वो बाहर ना निकले, और बाहर नहीं निकलेगा तो अपने घर में रहेगा, और घर में भी अलर्ट रहेगा। घर में भी अलर्ट रहेगा कि अगर किसी को खांसी जुकाम में ऐसे कोई भी सिम्टम है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से ही धीरे धीरे ये इस पर कंट्रोल पाया गया था। बाद में खैर फिर वैक्सीन भी आ गई थी, वैक्सीन ने इम्यूनिटी बढ़ा दी थी लोगों की, ठीक है। तो वायरस जो है वो वायरस वैसे डेड होता है, वैसे कुछ नुकसान नहीं करेगा, जैसे यहाँ पड़ा हुआ है वायरस कुछ नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। हमें पता चल गया वायरस से उठाया, नाक के अंदर डाल दिया, ठीक है, लोग भी हो गए बीमार, ठीक है। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, न जाने कितनों की डेथ हो गई थी कोरोना, ठीक है। तो वो था कि भाई खुराफात ना करें, तो घरों में रहें, शांति से रहें। सर तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वायरस डेड है, रहने तो डेड लिखेंगे, डेड लिखेंगे, और उसमें आप ये लिखेंगे कि वायरस जो है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ डेड व्हेन इट इज़ इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू एनी होस्ट बॉडी। वो एनिमल बॉडी भी हो सकती है, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। जानवरों को क्यों नहीं हुआ कोरोना? इम्यूनिटी ज़्यादा थी, ठीक है, इम्यूनिटी ज़्यादा थी। क्या हो गया? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, नोटिस कर रहा हूँ। चलिए जी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स।
मेरे इसके ना थोड़े से नोट्स रह रहे हैं, मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दूँगा इसके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था। तो आज नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करता हूँ कि नोट्स मिल जाए। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। सेकंड लिखें, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। Living things need food, air and water. Third note करें, living things can grow. Fourth, living things can respond to changes around them. Living things can respond to changes around them. Fifth लिखें, living things respire. क्या हो गया? फोन आ रहा है किसी का? मेरा Respire के आगे ब्रैकेट में लिखना, release energy from food. Sixth लिखिए, living things excrete. Get rid of waste materials from their body. Seventh लिखिए, living things can reproduce, they can have young ones. ठीक, तो ये 7 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप चल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर मान लीजिए हम प्लांट्स की बात करें तो मूवमेंट का मतलब उसमें क्या है कि वो ग्रोथ दिखाते हैं। सेकंड है लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। तो लिविंग थिंग्स को फूड भी चाहिए, खाना भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। थर्ड है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, ठीक। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, जैसे प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स की भी एक लिमिट होती है कि भाई प्लांट्स ग्रो करेंगे, इतना ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक छोटा सा नीम का पेड़ लगाया तो हमको पता है कि वो एक हाइट तक जाएगा, है ना। इंसानों की बात करें तो इंसानों का भी पता है, कोई 5 फुट 6 फुट, हद हो गई तो 7-8 फुट, कोई एक एक्सेप्शन हो गया तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि उनकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतना जाएगा। अच्छा, जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ का भी पता है कि भाई वो 25 मीटर तक चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर तक चला गया।
ठीक है, कोई ऐसा देखा है कि नहीं इनका पेड़ जाता ही जा रहा है, आसमान तक पहुंच गया, रुक ही नहीं रहा है जी, ग्रोथ दिखा रहा है, मैं तो पानी डाल रहा हूँ, ये आसमान तक पहुंचेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। अब आप देखिएगा कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो विद सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस होती है लेकिन ग्रो करते हैं। फोर द लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। फॉर एग्जांपल जैसे लिविंग थिंग्स कैन ग्रो कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, मतलब अगर मान लीजिए किसी ने आवाज़ लगाई, इधर से तुमने आवाज़ लगाई तो मैं देखूंगा ना तुम्हारी तरफ, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड देना हो गया। और फिर है लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रेस्पायर का मतलब सांस लेना नहीं होता, सांस लेने का मतलब ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, तो खाने से एनर्जी को रिलीज करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, उसका एक बहुत मामूली सा पार्ट है ब्रीदिंग, और सिर्फ सांस लेना और छोड़ना दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक। सिक्स्थ देखिए, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी, तो गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, तो जो यूरिया जो एक्स्ट्रा बनता है तो वो यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू वो हम भी सब एक्सक्रीट करते ही हैं। सेम प्लांट्स के साथ भी है, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स का एक्सक्रीशन का दूसरा तरीका है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है वो रूट्स के थ्रू भी होता है, वो उनकी लीव्स के थ्रू भी होता है, जब उनकी लीव्स गिरती है ना तो लीव्स के थ्रू भी होता है, ठीक। उसके बाद सेवंथ है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, हमारे ग्रैंडफादर से फादर है, फादर से हमारा, तो ये रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। तो आप ये देखिए कि ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज़ पर ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे हम ये कहेंगे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, तो ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही होगी, डेफिनेशन होगी कि वो मूव करेंगे। नीड फूड, एयर एंड वाटर, यानी कि न्यूट्रिशन की बात चल रही है, तो शुरुआत में न्यूट्रिशन का होगा। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, तो न्यूट्रिशन में ही आपका ग्रोथ भी आ जाएगा, जब कोई चीज़ को न्यूट्रिशन मिलता है तो फिर वो ग्रोथ भी दिखाती है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, तो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम और रेस्पायर, इसमें आपका रेस्पिरेशन वाला पोर्शन आ जाएगा। तो एक आएगा न्यूट्रिशन, एक आएगा रेस्पिरेशन, एक आएगा एक्सक्रीशन, और एक रिप्रोडक्शन। जो है रिप्रोडक्शन भी बड़ा टॉपिक है, तो उसका चैप्टर ही पूरा एक पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर ही पूरा एक अलग है। तो इस चैप्टर में हम कहाँ तक करेंगे, हम एक्सक्रीशन तक करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद तो पहला ही स्टार्ट करते हैं, जैसे ये है ना, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई फर्स्ट वाली। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, यानी कि न्यूट्रिशन की बात हो रही है, हेडिंग डालिएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, देखिएगा न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ nutrition is the process of intake of nutrients like process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, fats, proteins, minerals, vitamins and water. Vitamins and water by an organism as well as the utilization utilization of these nutrients by the organism.
organism of these nutrients by the organism. ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, as well as the utilization of these nutrients by the organism. तो utilization of these nutrients by the organism, तो क्या होता है कि ये जो काम है ना यूटिलाइजेशन का काम हम अपनी ओन विल के साथ नहीं करते हैं, हम अपनी ओन विल के साथ नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी अपने आप करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए अभी हम बैठे हैं और हमको आंखों के आगे कोई धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो जब धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि विटामिन ए ले लेंगे कहीं से, विटामिन ए की गोली के चल मेरी आंखों की तरफ चल, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे। या हमें थकान महसूस हो रही है तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो अब इस टाइम बस कार्बोहाइड्रेट ही डालो बॉडी के अंदर। तो ये क्या होता है, यूटिलाइजेशन का काम जो है वो मैकेनिज्म है, वो बॉडी के अंदर अपने आप होता है। तो हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में से ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेपरेट आउट होकर जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है बॉडी में वहाँ वो चीज़ लग जाती है, ठीक है ना। विटामिन ए की आंखों को ज़रूरत है, आंखों में चला जाता है, या जिस भी तरीके से वो उसको मतलब यूटिलाइज करता है वो अलग प्रोसेस है, ठीक। तो ये हो गया। अब न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, तो आप लिखें देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are mainly 2 modes of nutrition. There are mainly 2 modes of nutrition. First लिखेंगे autotrophic, second लिखेंगे heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको हेडिंग डालिएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition. इसमें लिखिए autotrophic nutrition is that mode of nutrition mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from the from the simple inorganic materials
like carbon dioxide and water. Like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy. The help of sunlight energy. With the help of sunlight energy. अब आप ये देखिएगा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जैसे हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एकदम से मन में ये बात आती है कहाँ पर करते हैं फूड अपने आप खुद से प्रिपेयर, पानी तो हम ही डालते हैं, कोई प्लांट ऐसा थोड़ी है खुद जाकर पानी लेकर आ रहा हो और डाल लेता हो अपने अंदर, पानी तो हम डालते हैं, खाद भी हम डालते हैं। तो ये है कि वो जो खाद है वो किस चीज़ के लिए है, वो जो मिट्टी है वो उस मिट्टी को फर्टाइल बनाए रखने के लिए होती है कि मिट्टी कहीं से ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, वो जो हम पानी डालते हैं, पानी तो हमने बाहर से डाल दिया, ठीक है, लेकिन उस पानी को एब्जॉर्ब करने का जो काम है, उस एब्जॉर्ब करने का काम और एब्जॉर्ब करके उससे फूड बनाने का काम वो तो वही करता है ना प्लांट खुद ही। हम फूड बनाते तो नहीं है बाहर से, तो हमने उसको पानी प्रोवाइड करा दिया। और अगर उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं तो, और वो डायरेक्ट गमले में नहीं लगा हुआ, वो कहीं ज़मीन पर लगा हुआ, रूट बहुत गहरी हो चुकी है, तो वो ज़मीन से ही पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है, अपने आप ही एब्जॉर्ब करने लगता है ज़मीन से ही, उसकी रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। सनलाइट ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ही। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट खुद ही लेता है, सनलाइट प्लांट खुद ही लेता है, और वाटर जो आपने पौधे में किसी ने दे दिया, नहीं दिया तो वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से ग्राउंड से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें वो लेता है, और लेने के बाद में इन सब चीज़ों की हेल्प से अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। एक ही जैसा फूड है जो वो खाता है, ऐसा नहीं है कि आज वो दाल रोटी खाएगा, आज वो पराठे खाएगा, आज वो राजमा चावल खाएगा, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग फूड ऑप्शंस नहीं है उसके पास, वो इन्हीं 3 चीज़ों से फूड बनाता है अपना और खुद ही ग्रो करता है। तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा यहाँ लिखेंगे the green plants, next point, the green plants have an autotrophic mode of nutrition. The green plants have an autotrophic mode of nutrition. Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water, which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. Second, heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition.
It is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize, in which an organism cannot make और synthesize का मतलब भी प्रोडक्शन ही होता है, बनाना ही होता है, in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water, and depends on other organisms for its food. And depends on other organisms for its food. Depends on other organisms for its food. Example लिखिए, all the animals comma most bacteria and fungi. All the animals, most bacteria and fungi. Next लिखेंगे, those organisms which cannot make their own food from inorganic substances CO2 and water are called heterotrophs and depend on other organisms for their food. And depend on other organisms for their food. Are called heterotrophs. ठीक है, बस इतना कर लीजिए.
फोन ओवर है get here yeah हाँ भाई कैसे चल रही है पढ़ाई, काम वाम कुछ करके लाए नहीं?